गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पुष्प में पाए जाने वाले गाइनोसियम को। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने एंड्रोसियम को डिस्कस किया था। साथ ही एंड्रोसियम से रिलेटेड जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी है जिसे हम पुष्पसूत्र पुष्प चित्र बनाते समय उपयोग में लेते हैं या कोई भी जो फ्लोरल जो डिस्क्रिप्शन है उसको करते समय उपयोग में लिया जाता है, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम गाइनोसियम और गाइनोसियम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है जो कि फ्लोरल जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें यूज किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम का जो दूसरा नाम है वह क्या है? पिस्टिल, या इसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। और ये पुष्प की क्या है? मादा जनन संरचना है। क्या है? मादा जनन संरचना या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? गाइनोसियम होती है। अगर गाइनोसियम में बहुत सारे अंडाशय हैं तो उन्हें पिस्टिल भी कहा जाता है। तो पिस्टिल या गाइनोसियम दोनों ही क्या हो, बात एक ही है। गाइनोसियम में क्या होगा? केवल एक अंडक उपस्थित होगा जिसको हम गाइनोसियम कह देंगे। जबकि पिस्टिल में क्या होगा? बहुत सारे अंडक व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करेंगे? पिस्टिल का निर्माण करेंगे। तो अगर हम गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम कहाँ पर उपस्थित होता है? तो पुष्प के केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है। तो पुष्प का जो पुष्पासन होता है यहीं पर ही क्या लगा हुआ होता है? गाइनोसियम लगा हुआ होता है। देखा होगा आपने गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना होती है। और जो गाइनोसियम या जो जायंग होता है इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो गए? एक तो इसका जो शीर्षस्थ भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। जो लंबा नलिका का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? वृत्तिका कहा जाता है। और गाइनोसियम का जो निचला फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है? अंडाशय या ओवरी वाला पोर्शन होता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि गाइनोसियम का जो अंडाशय होता है इस अंडाशय में जो बीजांडासन पाया जाता है इस बीजांडासन के ऊपर ही क्या लगे हुए रहते हैं? बीजांड लगे हुए रहते हैं। और बीजांड के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें क्या होती है? एक सेल उपस्थित होती है। तो ये देखा हमने गाइनोसियम की संरचना। गाइनोसियम के 3 भाग हैं। एक तो शीर्षस्थ भाग जिसे वृत्तिकाग्र कहा जाता है, एक लंबा नलिकाकार भाग जिसे वृत्तिका कहा जाता है, और निचला जो खुला हुआ भाग होता है वो क्या होता है? अंडाशय होता है। और पुष्प चक्र का या पुष्प का ये कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। और पुष्प का ये केंद्रीय भाग होता है। मतलब एंड्रोसियम के अंदर की ओर क्या होगा? गाइनोसियम होगा। अब जो गाइनोसियम है इस गाइनोसियम का निर्माण में या तो एक अंडक भी भाग ले सकता है या 2 अंडक भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और 3 से ज्यादा भी भाग ले सकते हैं। तो अंडकों की संख्या के आधार पर जो गाइनोसियम होता है वो कई प्रकार का होता है। किसके आधार पर? अंडकों की संख्या के आधार पर। अंडक का मतलब कार्पल्स, और कार्पल्स क्या है? बीजाणु पंड होती है। कार्पल्स क्या होती है? पंड। जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर हमने जो गुरु बीजाणु पंड पढ़ी थी जिसको हम एंजियोस्पर्म में आने पर क्या पुकारते हैं? कार्पल्स कहा देते हैं। तो कार्पल्स के मिलने से या कार्पल्स के इस प्रकार का व्यवस्थित हो जिसके कारण उसमें अंडाशय वृत्तिका जैसा पोर्शन दिखाई दे तो उसको क्या कह देते हैं? हम अंडक कह देते हैं। या गुरु बीजाणु पंड के द्वारा ही वही किसमें रूपांतरित हो जाती है? अंडकों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अब यहाँ पर गाइनोसियम का जो अंडाशय होता है इसमें जो अंडक की जो संख्या होती है वह 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 3 से ज्यादा भी हो सकती है। इसी आधार पर इसके अंडाशय को या इसके अंडाशय को क्या कहा जाता है? या तो एक अंड भी कहा जाता है। मतलब अगर एक अंडक उपस्थित है अंडाशय में या जायंग में तो उसे क्या कहेंगे? एक अंडकी। और इसके इनमें देखने को मिलता है तो जो मटर कुल के पादप है या जो मटर है वो उसका जो अंडाशय होगा वो कैसा होगा? एक अंडकी होगा। मतलब अंडाशय में क्या होगा? केवल एक ही अंडक उपस्थित होगा। जैसे आपने मटर की फली देखी होगी तो जो मटर की फली होती है वो क्या है? यहाँ पर
उसमें केवल एक ही अंडाशय उपस्थित होता है या एक ही अंडक उपस्थित होता है। जिसकी जो वेंट्रल सिवनी होती है वहाँ पर क्या लगे हुए रहते हैं, बीजांड लगे हुए होते हैं, क्योंकि मटर की फली के परिपक्व होने पर बीजों के रूप में या दानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो मटर होता है वो कैसा होता है, एक अंडपी जायाम होता है। इसके बाद अगर किसी अंडाशय में दो अंडक उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विअंडपी जायाम। और एक इनमें देखने को मिलता है जो पिटोनिया है उसमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर अंडाशय में 3 अंडक उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, त्रिअंडपी जायाम या उसे पिस्टिल कहा जाता है, क्योंकि अंडकों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है तो इसे क्या कहेंगे, त्रिअंडपी अंडाशय कहेंगे। अगर अंडकों की संख्या 3 से भी ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या कितनी भी हो सकती है तो उस अंडाशय को कहेंगे हम बहुअंडपी अंडाशय। जैसे टमाटर में आपने देखा होगा, टमाटर को काटते हुआ तो लगभग ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। तो वहाँ पर जो एक कोष्ठक होता है वो क्या होता है, एक अंडक होता है और उसमें बहुत सारे कोष्ठक हमें दिखाई देते हैं। वैसे मेनली देखा जाए तो टमाटर में भी 3 या कभी कभी 4 ही दिखाई देते हैं। अगर टमाटर की बजाय यहाँ पर नींबू की बात करें तो नींबू में क्या होते हैं, बहुत सारे अंडक होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमने अंडकों की संख्या के आधार पर बात कर ली। अब जो ये अंडक है ये पृथक पृथक भी हो सकते हैं और जुड़े हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही अंडक की बात की जाए तो एक ही अंडक में वृत्तिकाग्र भी होगी, वर्तिका भी होगी और नीचे वाला जो खुला हुआ भाग होगा वो अंडाशय भी होगा। अगर एक ही अंडक है तो इसको क्या बोल सकते हैं, हम जायाम भी बोल सकते हैं। अगर बहुत सारे अंडक यहाँ पर जुड़े हुए हो, जैसे दूसरा अंडक भी इसके साथ फ्यूज हो गया और दोनों ने ही केवल एक ही स्त्री केसर या पिस्टिल का निर्माण कर लिया, या फिर जो 3 अंडक है वह भी आपस में जुड़कर एक ही संरचना बना लेते हैं तो वह त्रिअंडपी हो जाएगा। या फिर 4 अंडक है वह आपस में जुड़कर संरचना बना ले जायामी जैसी, जिसमें वृत्तिकाग्र भी हो, वर्तिका भी और अंडाशय भी हो, उसे बहुअंडपी जायाम बोल देंगे, त्रिअंडपी बोल देंगे 3 अंडक हो तो इस प्रकार ये अंडक आपस में जुड़ भी सकते हैं और पृथक पृथक भी रह सकते हैं। इसी आधार पर जो जायांग होता है उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है एपोकार्पस और एक है सिनकार्पस। क्या है, एक तो एपोकार्पस और दूसरा है सिनकार्पस। एपोकार्पस में जो अंडाशय के जो अंडक होते हैं या अंडाशय के अंदर ही क्या रहेंगे, अंडक रहेंगे। तो अंडाशय के जो अंडक होंगे वो कैसे होंगे, पृथक पृथक होंगे। क्या होंगे, अंडक पृथक पृथक होंगे और प्रत्येक अंडक का अपना अंडाशय रहेगा, वो आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है एपोकार्पस ओवरी या पृथक अंडपी अंडाशय। इसी प्रकार अगर सारे ही अंडक आपस में जुड़ जाए मतलब क्या होंगे, अंडक जुड़े हुए रहेंगे, इसे क्या बोला जाता है, सिनकार्पस ओवरी या संयुक्तांडपी अंडाशय। क्या बोलेंगे, संयुक्तांडपी अवस्था या संयुक्तांडपी अवस्था बोलेंगे, जिसमें सारे ही अंडक आपस में जुड़कर एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना बनाएंगे, जबकि यहाँ पर सारे ही अंडक पृथक पृथक फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना के रूप में कार्य करेंगे। और जो ये सिनकार्पस जो अंडाशय है या जो सिनकार्पस व्यवस्था है, इसमें जो अंडक है वह डिफरेंट तरीके से जुड़ सकते हैं। जैसे ये अंडक है, इस अंडक में स्वयं का क्या है, वृत्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है और अंडाशय भी है। इसी प्रकार ये दूसरा अंडक है, इसी प्रकार ये तीसरा अंडक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये तीनों ही जो अंडक है यह 3 प्रकार से जुड़ सकते हैं। या तो इन अंडकों के केवल वृत्तिकाग्र आपस में जुड़ सकते हैं और वर्तिका और अंडाशय वाला जो पोर्शन है यह पृथक पृथक रह सकता है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है केवल इनके अंडाशय आपस में जुड़े वृत्तिकाग्र और वृत्तिका वाला पोर्शन पृथक पृथक रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है केवल इनके अंडाशय और जो वृत्तिका है वो आपस में जुड़े, इनके वृत्तिकाग्र पृथक पृथक रहे। तो ये 3-4 व्यवस्थाएं हमें देखने को मिल सकती है, या फिर ये पूरे ही फ्यूज हो जाए, मतलब वृत्तिकाग्र भी फ्यूज हो, वृत्तिका भी फ्यूज हो और इनका अंडाशय वाला पोर्शन भी फ्यूज हो जाए या आपस में जुड़ जाए, तो ये व्यवस्था भी हमें देखने को मिल सकती है। इन अंडकों के आधार पर या इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम अंडाशय में या जायांग में हम यह पता लगा सकते हैं कि इस जायांग में कितने अंडक संयुक्त हुए हैं या इस पिस्टिल में कितने अंडक हैं। इसके आधार पर वृत्तिकाओं की संख्या को गिनकर या फिर वृत्तिकाग्र की संख्या को गिनकर या फिर अंडाशय में कोष्ठकों की संख्या को गिनकर, क्योंकि जितने अंडक संयुक्त होंगे उतने ही उसमें कोष्ठक बनेंगे। जैसे मैंने नींबू में बताया, नींबू में आपको ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है, सेंट्रल एक्सिस से बहुत सारी ऐसा देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसमें कोष्ठकों की संख्या को गिनकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें इसका निर्माण कितने अंडकों के संयोजन से हुआ है। इसी प्रकार और भी अन्य फ्लूइड्स हैं जिनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं इनके कोष्ठकों की संख्या के आधार पर, या पुष्प में वृत्तिकाग्र की संख्या को गिनकर, या जो नीचे लटके हुए हैं अंडाशय उनकी संख्या को गिनकर। जैसे आंकड़ा है, आंकड़े में ऐसे फ्लूइड्स आपने देखे होंगे, देखे नहीं देखे? तो इन फ्लूइड्स में क्या होता है, इनके अंडाशय और थोड़ा बहुत जो वृत्तिका वाला पोर्शन है ये तो पृथक पृथक रहता है, जबकि इनके जो वृत्तिकाग्र होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनको गिनकर हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने अंडाशय हैं। एक अंडाशय ये रहा, दूसरा ये रहा, तो दोनों ही पृथक पृथक है। इस प्रकार इनका हम पता लगा सकते हैं। ये कि हमने गाइनोसियम से रिलेटेड कुछ बातें। अब इनमें कोष्ठकों की संख्या के आधार पर भी इन्हें बांटा जाता है। जैसे एक कोष्ठकीय अंडाशय जिसमें केवल एक ही अंडक हो, द्विकोष्ठकीय अंडाशय जिसमें 2 अंडक हो, और त्रिकोष्ठकीय अंडाशय जिसमें 3 अंडक हो, मतलब उसमें 3 कोष्ठक हमें दिखे, और बहुकोष्ठकीय अंडाशय जिसमें 3 से ज़्यादा या 4 से अधिक कोष्ठक हो, 4 या 4 से अधिक कोष्ठक हो, तो उन्हें बहुकोष्ठकीय अंडाशय कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम बीजांड न्यास की। इसकी बीजांड न्यास या प्लासेंटेशन क्या बोला जाता है इसे इंग्लिश में? प्लासेंटेशन या बीजांड न्यास। अब बीजांड न्यास किसे कहा जाता है? तो बीजांड न्यास को अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो अंडाशय में बीजांडों के लगे रहने का क्रम है, उसे ही बीजांड न्यास कहा जाता है। जैसे ये कोई अंडाशय है, इसमें बीजांड किस व्यवस्था में लगे हुए हैं या किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? बीजांड न्यास कहा जाता है या प्लासेंटेशन कहा जाता है। अगर थोड़ी बहुत चेंज करें इसकी परिभाषा में, तो अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड परिवर्तित होता है, जैसे ये कोई अंडाशय है, यहाँ पर कोई बीजांड परिवर्तित होगा तो यहाँ पर क्या बनेगी? एक उबारनुमा संरचना बनेगी। तो जिस स्थान पर अंडाशय में बीजांड परिवर्तित होगा उस स्थान को क्या कहेंगे हम? क्या बोलेंगे उस स्थान को? बीजांड का जो आधारीय भाग होगा, मतलब बीजांड जिस स्थान से जुड़ा हुआ होगा अंडाशय में, तो उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा बीजांड आसन। क्या बोला जाएगा? बीजांड आसन। मतलब अंडाशय में जिस स्थान पर बीजांड परिवर्तित होता है उसे तो क्या बोलेंगे? बीजांड आसन। और अंडाशय में बीजांड आसन के व्यवस्थित होने के क्रम को ही क्या कहा जाता है? बीजांड न्यास कहा जाता है। और बीजांड आसन के ऊपर ही क्या लगे हुए होते हैं? बीजांड लगे हुए होते हैं। तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम या अंडाशय में बीजांड आसन के व्यवस्थित होने का क्रम ही क्या कहलाता है? बीजांड न्यास कहलाता है। अब डिफरेंट प्लांट फैमिलीज के अंदर ये बीजांड न्यास हमें विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है। इसे विभिन्न कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे हम बात करते हैं पहले सीमांत बीजांड न्यास की या मार्जिनल
प्लासेंटेशन। अब जो सीमांत बीजांड न्यास होगा वह कौन से अंडाशय में पाया जाएगा? तो एक अंडपी जायांग में या एक अंडपी अंडाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक अंडपी जायांग में हमें देखने को मिलता है, मतलब जिसमें केवल एक ही अंडक हो, उसमें केवल एक ही अंडाशय होगा, तो उसी में ही हमें मार्जिनल प्रकार का बीजांड न्यास देखने को मिलेगा। अब इस एक अंडपी जो जायांग या मार्जिनल टाइप का जो बीजांड न्यास है, इसमें जो बीजांड लगे होंगे वो कहाँ पर लगे होंगे? इसकी जो वेंट्रल सिवनी है, या इसकी जो आधारीय सतह पर जो यहाँ पर मतलब जो अंडक की जो दोनों ओर की जो साइड्स जुड़ी हुई है वहीं पर ही क्या लगे हुए होंगे? बीजांड लगे हुए होंगे। किस पर लगे हुए होंगे? बीजांड आसन के ऊपर लगे हुए होंगे। मतलब एक लाइन के ऊपर लगे क्या लगे हुए रहते हैं? बीजांड लगे हुए रहते हैं। जैसे आपने मटर की फली में देखा होगा, मटर के फली में जो मटर के दाने होते हैं वो कहाँ पर लगे हुए रहते हैं? एक साइड पर लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार का जो बीजांड न्यास है इसे क्या बोला जाता है? सीमांत बीजांड न्यास या मार्जिनल बीजांड न्यास बोला जाता है, जो कि एक अंडपी जायांग में देखने को मिलता है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है इसका? जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट हैं, कौन सी फैमिली के? लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें एक अंडपी जायांग में देखने को मिलते हैं और उनमें मार्जिनल प्रकार का बीजांड न्यास पाया जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा बीजांड न्यास है वह है द्वितीय बीजांड न्यास, या इसे बोला जाता है पैराइटल बीजांड न्यास। क्या बोला जाता है? द्वितीय या पैराइटल बीजांड न्यास। अब इसमें जो बीजांड होंगे वो कहाँ पर लगे हुए रहते हैं? तो बीजांड लगे हुए रहते हैं अंडाशय की भित्ति पर। अब यहाँ पर भी जो अंडाशय होगा वह कैसा होता है, या जो जायांग होगा वो कैसा होगा? युक्तांडपी या संयुक्तांडपी जायांग होगा, परंतु ये कोष्ठीय नहीं होता है। कैसा नहीं होगा? कोष्ठीय नहीं होगा। ये कैसा होगा? एक कोष्ठीय होगा, मतलब कोष्ठक नहीं रहेंगे, फिर भी ये कैसा होगा? बहुअंडपी होगा। और कैसा होगा? युक्तांडपी, बहुअंडपी, युक्तांडपी। और एक कोष्ठकी जो जायांग है उसमें हमें द्वितीय बीजांड न्यास देखने को मिलेगा, जिसमें जो बीजांड होंगे वो अंडाशय की भित्तियों पर देखने को मिलते हैं। तो और इसमें कोष्ठक नहीं पाए जाते हैं और कभी कभी आभासी पट्ट का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिसके कारण यह कोष्ठकीय द्विकोष्ठकीय हो सकता है। जैसे बैंगन में आपको देख सकते हो, बैंगन में जो बीजांड न्यास पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? द्वितीय बीजांड न्यास पाया जाता है। और जो कुर्सीफेरी कुल है जैसे सरसों है उनमें यह देखने को मिलता है। और जो कुकुरबिटेसी कुल से जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, उनमें भी द्वितीय बीजांड न्यास देखने को मिलता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुर्सीफेरी फैमिली और जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उनमें द्वितीय बीजांड न्यास देखने को मिलेगा। और इनका जो जायांग होगा वह बहुअंडपी, युक्तांडपी और एक ही कोष्ठकीय होगा, क्योंकि इसमें कोष्ठक नहीं पाए गए, मतलब पूरा ही क्लियर एक ही कोष्ठक इसमें होगा। इसके बाद जो अगला बीजांड न्यास है वह है स्तंभीय बीजांड न्यास। अब जो ये स्तंभीय बीजांड न्यास है किस प्रकार के जायांग में मिलेगा? तो बहुकोष्ठकी, बहुअंडपी जायांग में मिलेगा। कौन से जायांग में? बहुकोष्ठकी। और बहुकोष्ठकी जहाँ पर शब्द आ गया वहाँ तो बहुअंडपी तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बहुकोष्ठकीय है तो बहुअंडपी अपने आप हो जाएगा। और इसमें जो बीजांड लगे हुए होंगे वो कहाँ पर लगे हुए होंगे? सेंट्रल पार्ट पर लगे हुए होंगे। यहाँ पर एक मुख्य अक्ष उपस्थित होती है इसमें, जिसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? बीजांड लगे हुए होते हैं। और इसका जो अंडाशय वाला पोर्शन है या जायांग है वह अनेक कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। और कौन से प्लांट्स में ये हमें देखने को मिलेगा? तो ये मिलता है हमें एक तो गुड़हल में, टमाटर में और नींबू में। किसमें? गुड़हल, टमाटर और नींबू। इनको काट के देखना, बहुकोष्ठकीय जायांग देखने को मिलेगा, जिसमें जो बीजांड होंगे वो यहाँ पर मध्य या केंद्र में लगे हुए रहेंगे और इसमें कोष्ठक भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम मुक्त केंद्र की बीजांड न्यास की।
कौन सा बीजांड? मुक्त केंद्रकी या प्री सेंट्रल। अब इस प्रकार का जो बीजांड न्यास होता है वो किसमें मिलता है? यह मिलता है युक्तांडपी जायांग में। किसमें? युक्तांडपी जायांग में। युक्तांडपी का मतलब इस जायांग का निर्माण भी अनेक अंडकों से हुआ है, परंतु इनमें कोष्ठक हमें देखने को नहीं मिलते हैं। क्या नहीं मिलेंगे? कोष्ठक नहीं मिलेंगे, केवल एक ही कोष्ठक यहाँ पर रहेगा, तो यह बहुकोष्ठकी नहीं होगा। केवल कैसा होगा? युक्तांडपी एक कोष्ठकीय ही रहेगा, मतलब एक ही पूरा यही है इसमें। और इसमें जो मध्य मुख्य अक्ष है उस पर क्या लगे हुए रहते हैं? बीजांड लगे हुए रहते हैं। और ऐसा किनमें देखने को मिलता है हमें? मुक्त केंद्र की यह मिलता है हमें प्रिमरोज में, डायंथरस जैसे प्लांटों में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे दो बीजांड न्यास और बचे हैं, एक तो आधारीय बीजांड न्यास और एक परिवृत्तीय बीजांड न्यास। उनको भी हम डायग्राम की सहायता से डिस्कस करते हैं। अब जो परिवृत्तीय बीजांड न्यास, परिवृत्तीय बीजांड न्यास में क्या होगा? इसमें जो जायांग होता है, कौन से जायांग में पाया जाएगा? बहुकोष्ठकीय संयुक्तांडपी जायांग में पाया जाएगा। परिवृत्तीय कौन से में? एक तो जायांग कैसा होगा? अंडाशय कैसा होगा? बहुकोष्ठकीय, और साथ ही बहुअंडपी जायांग में ये देखने को मिलेगा। और परिवृत्तीय बीजांड न्यास में जो बीजांड होते हैं वह इन भित्तियों पर लगे हुए रहते हैं, क्योंकि ये कैसा है? बहुकोष्ठकीय है। तो बहुकोष्ठकीय है मतलब बहुत सारे कोष्ठक बने हुए होंगे, तो इनमें इधर की ओर बहुत सारी भित्तियां निकली हुई होगी एक सेंट्रल एक्सिस से, तो उन परिभित्तियों पर यह लगे हुए रहते हैं। जबकि जो भित्तीय बीजांड न्यास था उनमें बीजांड कहाँ पर थे? उनमें यहाँ पर थे, जो अंडाशय की जो भित्ति थी वहाँ पर थे। जबकि इसमें अंडाशय की जो परिभित्तियां हैं, मतलब सेंट्रल एक्सिस से अंडाशय की भित्ति को मिलाने वाली जो परत थी उसके ऊपर यहाँ पर बीजांड लगे हुए रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? परिवृत्तीय बीजांड न्यास कहा जाता है। और ये किनमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है निम्फिया या जो वाटर लिली होती है उसमें हमें ये देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला है हमारा वह है आधारीय बीजांड न्यास। अब जो आधारीय बीजांड न्यास होगा किसमें मिलेगा? एक कोष्ठकी अंडाशय में। किसमें? एक कोष्ठकी एक अंडपी अंडाशय में मिलेगा, जिसमें केवल एक ही बीजांड होगा और वो अंडाशय के आधारीय भाग में रहेगा। क्या होगा? इसमें एक ही बीजांड रहेगा और वह अंडाशय के आधारीय भाग में रहेगा, और एक कोष्ठकी अंडाशय में या एक कोष्ठकी जायांग में हमें देखने को मिलेगा। इसे क्या कहा जाता है? आधारीय बीजांड न्यास कहा जाता है, और सबसे विकसित प्रकार का यह बीजांड है। और कौन सी फैमिली में देखने को मिलता है यह? तो जो कंपोजिटी फैमिली है या सूरजमुखी फैमिली है उसमें आधारीय बीजांड न्यास देखने को मिलता है। तो ये हमने कुछ विशेष प्रकार के बीजांड न्यास की बात की, जिसमें हमने मार्जिनल मतलब सीमांत बीजांड न्यास, वित्तीय बीजांड न्यास, परिवित्तीय बीजांड न्यास, स्तंभीय बीजांड न्यास, मुक्त केंद्र की बीजांड न्यास और आधारीय बीजांड न्यास की बात की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के दौरान पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन को हम समझेंगे, और साथ ही जो फलों की जो संरचना है या फ्रूट्स हैं उनकी संरचना, कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।